हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट लगाएंगे, उसके साथ पीवाईक्यूज लगाएंगे और इस लेवल के पीवाईक्यूज लगाएंगे कि चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, आपके उससे ऊपर क्वेश्चंस ना आ पाए। मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा आज आपको स्टार्ट कराने वाला हूं ऑल्टरनेटिंग करंट। पूरा वन शॉट में खत्म हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। तैयार है? चलिए बैठ जाइए और ऑल्टरनेटिंग करंट फटाफट से स्टार्ट करते हैं, टाइम बिना बर्बाद करे हुए। देखो बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, पहले ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ फीचर समझते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ बदलता रहेगा, जरा सी देर भी कांस्टेंट नहीं होगा, बदलता रहेगा टाइम के साथ, और जिसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी पीरियोडिकली। मतलब आधा पीरियड पॉजिटिव होगा ये करंट और आधा पीरियड नेगेटिव होगा, लगातार ये पैटर्न चलता रहेगा। ऑल्टरनेट करंट लगातार अपना मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता रहेगा, टाइम के साथ करंट टाइम के साथ बदलता रहेगा। आधा पीरियड पॉजिटिव, आधा पीरियड नेगेटिव, आधा पीरियड पॉजिटिव, आधा पीरियड नेगेटिव। क्योंकि ये साइन का ग्राफ फॉलो कर रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे साइनोसॉइडल करंट। साइनोसॉइडल करंट, साइन का ग्राफ फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये लगातार वैल्यू वेरी कर रही है, इसकी थोड़ी देर भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रही, इसलिए हम इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। हर इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू है इसकी, इंस्टेंटेनियस करंट। एक साइकिल में यहां से एक साइकिल स्टार्ट होती है और यहां खत्म होती है। एक साइकिल में ये 2 बार मैक्सिमम हो जाता है, यानी आई नॉट। एक पूरी साइकिल में ये 2 बार मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, जिसे आप बोलते हो पीक वैल्यू, जिसे आप बोलते हो पीक वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई नॉट होती है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। ऑल्टरनेट करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये साइन का ग्राफ फॉलो कर रहा है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है आपके पास आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट होता है मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आई नॉट। आई वही क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट या इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे करंट निकालना है, 2 सेकंड पे करंट कितना है, 3 सेकंड पे कितना है, 10 सेकंड पे कितना है, इस फॉर्मूले में टी की जगह वही टाइम रख देना जिस टाइम पे आपको करंट निकालना है, एनी टाइम। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जितनी तेजी से ये अपना फेज बदल रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को बोल सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का टाइम। मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से यहां तक एक चक्कर होता है, ये एक चक्कर है, ये टाइम। ऑल्टरनेट करंट कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप इसे स्टोर करोगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव काट देगा, आपके हाथ में आएगा बाबा जी का ठुल्लू, यानी जीरो करंट। ऑल्टरनेट करंट स्टोर नहीं हो सकता। भैया हमारे घरों में तो ऑल्टरनेटिंग करंट ही आता है। हाँ भैया, हम तो उसे मोबाइल फोन में भी स्टोर कर लेते हैं। भैया हम तो उसे इन्वर्टर की बैटरी में भी स्टोर कर लेते हैं। नहीं, आप उस ऑल्टरनेटिंग करंट को पहले कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट करंट में, और डायरेक्ट करंट स्टोर हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट करंट में 2 डायरेक्शंस नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए वो स्टोर नहीं किया जा सकता। तो भैया ने क्या क्या बताया ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में? ऑल्टरनेट पैटर्न पे ये पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। इंस्टेंटेनियस करंट, हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू अलग होती है, घटती बढ़ती रहती है।
साइनोसॉइडल करंट साइन का ग्राफ फॉलो करता है, इसका मैग्नीट्यूड लगातार टाइम के साथ बदलता है, डायरेक्शन इसकी पीरियड के साथ बदलती है, आधा पीरियड पॉजिटिव आधा पीरियड नेगेटिव। फॉर्मूला इसका होता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन का ग्राफ है। अगर आपको किसी भी टाइम पर ऑल्टरनेट करंट निकालना है, यहां पे उस टाइम को रखो, एनी टाइम को, ऑल्टरनेट करंट मिल जाएगा। आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू जो एक चक्कर में यानी एक साइकिल में ऑल्टरनेट करंट 2 बार मैक्सिमम होता है, ये हो गया आई नॉट। ठीक है जी, ऑल्टरनेट करंट। सेम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी आप बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए आप सेम चीज बोल सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज साइनोसॉइडल वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इसका मैग्नीट्यूड लगातार टाइम के साथ वेरी करता है, इसकी भी डायरेक्शन आधे आधे पीरियड में चेंज होती है, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। सेम बोल सकते हो बच्चों। फॉर्म ग्राफ इसका साइन का होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, वी नॉट वी नॉट। एक साइकिल में 2 बार ये मैक्सिमम पे पहुंचता है, फॉर्मूला इसका भी यही होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। टी एनी टाइम है, ओमेगा आपको बता दिया 2 पाई बाय कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। डन हो गया ये। चलो आगे देखते हैं अगली चीज, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। भैया ये क्या ड्रामा होता है, ये कौन सा वैल्यू होती है? सुनो, ऑल्टरनेटिंग करंट जितना चार्ज हाफ साइकिल में पास कराता है, अगर सेम उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में कोई और करंट पास करा के दिखा दे तो हम उसे बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। भैया हाफ साइकिल ही क्यों लिया? भाई क्योंकि चार्ज होता है आई टी। अगर मैं पूरी साइकिल लूंगा तो पूरी साइकिल में करंट पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, तो उस हिसाब से तो चार्ज भी पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी, तो पूरी साइकिल में चार्ज कितना आ जाएगा? 0। इसलिए मैंने सिर्फ कितनी साइकिल का चार्ज लिया? हाफ साइकिल का। जब भी कोई करंट दौड़ता है तो चार्ज दौड़ते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जितना चार्ज पास कराता है आधी साइकिल में, उतना ही चार्ज अगर कोई और करंट पास करा के दिखा दे आधी साइकिल में ही सेम टाइम में सेम चार्ज, तो हम उसे बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2I0 अपॉन पाई, 2I0 बाय पाई। ऐसे एवरेज वोल्टेज का भी फॉर्मूला होता है 2V0 बाय पाई। एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 2V0 बाय पाई। I0 है मैक्सिमम वोल्टेज, वो सब मैक्सिमम करंट या पीक करंट, V0 है मैक्सिमम वोल्टेज। ये हो गया आपके पास एवरेज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब भैया ये कौन सी वैल्यू आ गई? अभी सिखाता हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करता है पूरी साइकिल में, हीट प्रोड्यूस करता है पूरी साइकिल में, उतनी हीट उतने ही टाइम में कोई और करंट प्रोड्यूस करके दिखा दे तो हम उसे आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट करंट बोलने लगेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा भैया चार्ज तो आधी साइकिल में लिए थे आपने, हीट पूरी साइकिल क्यों ले ली? क्या ये 0 नहीं होगी? नहीं, क्योंकि हीट होती है I²RT, यानी हीट होती है करंट का स्क्वायर। करंट पॉजिटिव करंट नेगेटिव, लेकिन हीट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी,
क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है और नेगेटिव का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हीट हमेशा बच्चों क्या रहेगी, पॉजिटिव। इसलिए हमारे पास यहां पे हीट पॉजिटिव ही रहेगी। तो सिंपल कंसेप्ट मेरे पास आ गया। क्या कंसेप्ट आ गया, बढ़िया वाला कंसेप्ट मेरे पास ये आ गया कि हीट का फॉर्मूला I²RT रहता है, इसलिए हीट पूरी साइकिल में रहते हैं। जितनी हीट ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है पूरी साइकिल में, अगर उतनी हीट उतने ही टाइम में कोई और करंट प्रोड्यूस करके दिखा दे तो मैं उसे बोलूंगा आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलूंगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आई आरएमएस का, या आप इसे आई वर्चुअल भी बोल सकते हो या आई इफेक्टिव भी बोल सकते हो। वो फॉर्मूला होता है I0/√2। या VRMS का क्या फॉर्मूला होता है, वर्चुअल भी बोल सकते हो, इफेक्टिव भी बोल सकते हो। फॉर्मूला होता है V0/√2। ध्यान से सुनो, आपके घरों में जो वोल्टेज आती है और हम बोलते हैं कि जी 220 वोल्ट आ रही है, तो बेसिकली वो आरएमएस वोल्टेज ही होती है। आपके घर में अगर मैं अमीटर लगा दूं करंट नापने के लिए अमीटर, तो वो जो करंट बताएगा वो आरएमएस करंट ही होगा। जो हम वैल्यूज बताते हैं कि वोल्टेज इतनी है या करंट इतना है, तो वो बेसिकली हम कौन सी वैल्यू बताते हैं, हम आरएमएस वैल्यू ही बताते हैं। बच्चों ध्यान देना ये बात पे, आरएमएस वैल्यू। अभी नहीं, अभी तो पढ़ना है बहुत सारा। अब एक ट्रिक सीखो। अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट ये दे रखा है 2 + 5 sin ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी 2 और IRMS बताना है, तो एक ट्रिक सीख लो जरा। एक बड़ा सा रूट बनाना, रूट, ये ट्रिक ध्यान रखना। जिस मैग्नीट्यूड के साथ, नंबर के साथ साइन या कॉस नहीं लिखा उसे स्क्वायर करके एज इट इज लिख दो। जिसके साथ साइन या कॉस लिखा है उसे स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करते रहो। साइन लिखा था तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 लिखा था तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2। आरएमएस करंट इससे डायरेक्टली ट्रिक है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कितनी बार पेपर में आया है मैं बता नहीं सकता आपको, कितनी बार रिपीटेड फॉर्मेट पे है। एलसीएम आ गया 2, 4 दूनी 8, 25 + 4। ठीक है जी, 8 और 4 12, 12 और 25 37, √37/2। याद रखना ये ट्रिक। अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन दे रखी है और आपको आरएमएस करंट निकालना है, तो जिसके साथ साइन या कॉस नहीं लिखा है उसे एज इट इज स्क्वायर कर दो। जिसके साथ साइन कॉस लिखा है उसे स्क्वायर करके अपॉन 2 कर दो, और पूरा रहना चाहिए रूट के अंदर। आपके पास IRMS पता लग जाएगा। ध्यान रखना, बड़ी काम की ट्रिक है, बहुत काम की ट्रिक है। आगे देखो, अब आपको मैं सिखाता हूं सर्किट्स के बारे में, आराम से समझना। आर सर्किट क्या होता है, मतलब जिसमें रेजिस्टर हो। एल सर्किट क्या होता है, जिसमें कॉइल हो, इंडक्टर। सी सर्किट क्या होता है, जिसमें कैपेसिटर हो, कैपेसिटर। आर सर्किट में करंट को कौन रोकता है, बैरियर कौन होता है आर सर्किट में करंट के रास्ते में, खुद आर। एल सर्किट में करंट के रास्ते में रुकावट कौन होता है, XL। इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये करंट को रोकता है। मतलब आप ये मान लो, अपनी लेमैन लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि एल सर्किट का रेजिस्टेंस ये है, लेकिन रेजिस्टेंस मत बोलना, बैरियर ही बोलना। एल सर्किट में रुकावट करंट के रास्ते में ये है। फॉर्मूला क्या होता है XL का, ओमेगा L। सी सर्किट में करंट को कौन रोकता है, XC।
नाम है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाम याद रखना भाई, मैंने तीनों सर्किट में बता दिया कौन किसे रोकता है। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला, और सी कैपेसिटर। इन तीनों की यूनिट होती है ओम। आर की यूनिट, एक्सएल की यूनिट, एक्सी की यूनिट, क्योंकि है तो रुकावट का ही काम कर रहे हैं। ओम्स लॉ अगर मैं लगाऊं, ओम्स लॉ, तो आर वाले में लगता है V इज इक्वल्स टू आई आर, एल वाले में लगता है V इज इक्वल्स टू आई एक्सएल, सी वाले में लगता है V इज इक्वल्स टू आई एक्स सी। और सुनते रहना, और सुनते रहना। और सुनते रहना। अब सुनो, अगर मुझसे पूछा जाए वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना है, तो आर सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है, ना वोल्टेज आगे होती है ना करंट। एल सर्किट में फेज डिफरेंस 90 होता है, वोल्टेज देने के बाद करंट बाद में पहुंचता है। वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। कितना? π/2। सी सर्किट में, सी सर्किट में फेज डिफरेंस होता है π/2 का। कैपेसिटर वाले में करंट पहले से मौजूद होता है, यानी करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे रहता है, लैग करता है। आर सर्किट में आप जैसे ही वोल्टेज की सप्लाई दोगे, तुरंत करंट पहुंच जाएगा आर सर्किट में, साथ साथ फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 0। एल सर्किट में आप जैसे ही सप्लाई दोगे, तुरंत आपके पास करंट नहीं पहुंचेगा, फेज डिफरेंस 90 का रहेगा। सी सर्किट में पहले से ही करंट मौजूद होगा, क्योंकि कैपेसिटर खुद स्टोर करता है चार्ज पहले से ही। ठीक है जी। अगर अब आप मेरे से कहोगे फेजर डायग्राम बनाओ, फेज दिखाओ, तो मैं फेज ऐसे दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं दिखाऊंगा आर सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, तो दोनों का फेज मैंने सेम दिखाया। एल सर्किट में वोल्टेज पहले पहुंचेगा और वोल्टेज से करंट पीछे होगा 90 डिग्री। देखो मैं 90 डिग्री पीछे दिखाया है। सी सर्किट में वोल्टेज ये है और वोल्टेज से भी पहले होगा करंट, ये दिखा दिया मैंने करंट। वोल्टेज तो ऐसे ही बनाई है मैंने तीनों में। आर सर्किट में करंट भी ऐसे बनाया, एल सर्किट में करंट नीचे बनाया क्योंकि वो लेट पहुंचता है, सी सर्किट में करंट वोल्टेज से भी आगे बनाया है क्योंकि पहले पहुंचता है। देख लेना जरा, फेजर डायग्राम है। ठीक है, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट। अब ये बात और सुनो, मैंने तीनों को वोल्टेज दी V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन आर सर्किट में तो करंट भी सेम फेज में होता है। फेज ये होता है पीछे वाला साइन ओमेगा टी, ये फेज दिखाता है, फेज। और एल सर्किट में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। माइनस इसलिए क्योंकि ये पीछे है। तो वोल्टेज का फेज तो है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब फेज डिफरेंस कितना है? 90। ये पूरा फेज होता है, ये फेज है, ये पूरा फेज है, तो अंतर कितने का है? 90। सी सर्किट में करंट आगे होता है, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सी सर्किट में करंट आगे होता है, कितना आगे होता है? प्लस का π/2। ठीक है, मैंने हर सर्किट में बता दिया कौन सा सर्किट में रुकावट का काम कौन करता है, ओम्स लॉ क्या होता है,
कौन पहले पहुंचता है, कौन बाद में पहुंचता है। इक्वेशंस बता दी मैंने आपको, वोल्टेज तो तीनों को सेम दी, करंट साथ साथ पहुंच गया, करंट 90 डिग्री पीछे पहुंचा है, करंट 90 डिग्री आगे पहुंचा है। तो ये वाला काम मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, एल और आर को मिला दो एल आर सर्किट, सी और आर को मिला दो सी आर सर्किट, एल सी को मिला दो एल सी सर्किट, एल सी आर को मिला दो एल सी आर सर्किट। अब मुझसे कोई पूछेगा आर सर्किट में रुकावट कौन, मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस। मेरे से कोई पूछेगा एल सर्किट में रुकावट कौन, मैं बोलूंगा एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सी सर्किट में रुकावट कौन, एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब मुझसे कोई पूछेगा कॉम्बिनेशन में रुकावट कौन, कॉम्बिनेशन में, तो उसमें रुकावट को बोलते हैं इंपीडेंस, जेड। और जेड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर एल आर सर्किट है मतलब सी नहीं है तो सी को जीरो कर दो, एक्सी को। सी आर सर्किट है मतलब एल नहीं है तो एक्सएल को जीरो कर दो। एल सी सर्किट है मतलब आर नहीं है, आर को जीरो कर दो। एल सी आर है तो ये रहा पूरा तीनों ही है। फिर तो इंपीडेंस का मतलब अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो नेट बैरियर, नेट रुकावट। सेम फॉर्मूला नेट वोल्टेज के लिए बन जाता है। नेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। थर्ड, वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस। फाई निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, 10 फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या 10 फाई वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। याद कर लेना भाई, फॉर्मूलों का चैप्टर है, क्वेश्चन इतने इजी, जिसे फॉर्मूले याद हो गए वो क्वेश्चन लगा सकता है, और जिसने फॉर्मूले याद नहीं गए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पहले बता रहा हूं। चैप्टर में फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले, मतलब आपको फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए इस चैप्टर में, लेकिन फॉर्मूलों का चैप्टर है, याद रखिएगा। ओम्स लॉ लगाना चाहते हो बिल्कुल लग जाएगा, वी नेट इज इक्वल्स टू आई जेड। जैसे कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, ऐसे ही एक चीज होती है एडमिटेंस, कंडक्टेंस की तरह ही है, और एडमिटेंस होता है इंपीडेंस का उल्टा। इंपीडेंस था रुकावट, नेट बैरियर, तो एडमिटेंस करंट को एडमिट करता है, फ्लो करने देता है। एडमिटेंस ज्यादा है तो करंट अच्छा फ्लो करेगा। देखिए, कुछ ग्राफ सीखिए। एक्सेल का ग्राफ ओमेगा के साथ या एक्सेल का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ। क्या फॉर्मूला सिखाया एक्सेल का, ओमेगा एल। ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हो, तो एक्सेल ओमेगा के भी डायरेक्टली है और एक्सेल फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये बन गया, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी के साथ। एक्सी का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ या एक्सी का ग्राफ ओमेगा के साथ। क्या सिखाया था एक्सी का फॉर्मूला, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू। तो एक्सी ओमेगा के इनवर्सली है और एक्सी फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्सली है, तो ये ग्राफ बन गया न्यू या ओमेगा के साथ। ये लो,
इनवर्स का ग्राफ आ गया आपके पास। ठीक है। थर्ड, रेजिस्टेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ, जेड का ग्राफ फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के साथ, जेड का मतलब इंपिडेंस। तो अभी तो आपने सुना कि जेड में दोनों चीजें आती हैं, एक्सएल भी और एक्ससी भी। जेड में दोनों चीजें आती हैं, एक्सएल भी और एक्ससी भी। तो जेड के ग्राफ में दोनों आ जाएंगे, एक्ससी और एक्सएल दोनों आ जाएंगे जेड के ग्राफ में, दोनों मिला दिए, एक्ससी भी और एक्सएल भी। तो नाइक का ग्राफ बन गया, नाइक जैसा सिंबल बन गया। करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के साथ, जेड होता है रुकावट, तो अगर रुकावट घट रही है तो करंट बढ़ रहा है, रुकावट घट रही है तो करंट बढ़ रहा है, रुकावट बढ़ रही है तो करंट घटेगा। तो उल्टा ग्राफ बना दिया, उल्टा नाइक हो गया। ये नाइक जैसा सिंबल आ गया, ये उल्टा नाइक हो गया। ठीक है जी। ये सारे ग्राफ मैंने आपको बता दिए। फॉर्मूला बेस्ड था एक्सएल, एक्ससी भी फॉर्मूला बेस्ड था, आर डिपेंड ही नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे, दोनों को मिला दो जेड बन जाएगा, क्योंकि जेड में दोनों आ रहे हैं, एक्सएल एक्ससी। इसका उल्टा कर दो, करंट आ जाएगा। आ जाओ अगली चीज सिखाता हूं। रेजोनेंस सर्किट, भाई होता तो ये एलसीआर सर्किट है, मतलब इसमें तीनों चीजें होती हैं, एल बी सी बी आर बी, मतलब तीनों चीजें रहेंगी, एल सी आर। ये मैंने लगा दी एसी सप्लाई, ये निशान होता है एसी सप्लाई का, एल सी आर, तीनों चीज होती है, लेकिन ये बिहेव करता है आर की तरह, आर सर्किट की तरह। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि भैया एल और सी आपस में लड़ मरते हैं, एल और सी की वैल्यूज बराबर होती है, मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी के होता है, एल की वोल्टेज बराबर सी की वोल्टेज के होती है, सी की वोल्टेज की। तो ये आपस में लड़ मरते हैं। ठीक है जी। तो होता तो ये पूरा सर्किट है, लेकिन आपस में लड़ मरते हैं, एल सी आपस में कैंसिल आउट, एक्सएल बराबर एक्ससी, वीएल बराबर वीसी। फेज डिफरेंस कितना होगा भाई? फेज डिफरेंस, अरे भाई जब बिहेव ही आर की तरह कर रहा है तो वोल्टेज और करंट भी तो सेम फेज में ही रहेंगे। फिर आर सर्किट में सेम फेज में ही तो रहते हैं वोल्टेज करंट, तो फेज डिफरेंस कितना रहने वाला है? 0 रहने वाला है फेज डिफरेंस। तो एलसीआर सर्किट बिहेव करता है आर की इस तरह, तो इसकी कंडीशन होती है, यानी जो इसकी नेट रुकावट है वो आर की रुकावट के बराबर होगी, जेड बराबर आर। क्योंकि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के बराबर होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, एल और सी की वोल्टेज भी बराबर है, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। यहीं से सॉल्व करके आया ये, एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्ससी की जगह 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा को एक तरफ करके ही आ गया। ओमेगा की जगह रखते हैं 2 न्यू, तो न्यू आ जाता है 1/2π√LC। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है लेकिन एंगुलर वाली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस काम की चीज है भाई। रेजोनेंस में करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि रुकावट जो होती है वो मिनिमम हो जाती है, रुकावट बस आर के बराबर रह जाती है, एल और सी तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो करंट क्या होता है इसमें? मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। तो भैया ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में रुकावट मिनिमम हो गई, मतलब यहां यस जेड यहां पे मिनिमम है, तो इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और करंट मैक्सिमम
इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम हो जाता है और रुकावट मिनिमम हो जाती है। तो रेजोनेंस एक अच्छी चीज है, रेजोनेंस होना अच्छी चीज है। रेजोनेंस की कंडीशंस ये हैं, ठीक है। आगे सुनो, पावर अक्रॉस सर्किट। किसी भी सर्किट की अगर पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस 2 को √2 √2 लिख दो। 2 को √2 इंटू √2, 2 ही तो होता है। तो वी नॉट अपॉन √2 हो जाएगा VRMS और आई नॉट अपॉन √2 हो जाएगा IRMS। भैया फॉर्मूले लिख लेना, चैप्टर बस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। कौन सा सर्किट कितनी पावर डिसिपेट करता है, बर्बाद करता है, यह है। कौन सा सर्किट कितनी पावर बर्बाद करता है मेरे बच्चों, यह फॉर्मूला है VRMS IRMS cos फाई, या हाफ V नॉट I नॉट cos फाई। अगर आप मुझसे पूछोगे आर सर्किट कितनी पावर बर्बाद करता है, तो मैं फाई की जगह 0 रख दूंगा, तो आर सर्किट की पावर आ जाएगी हाफ V नॉट I नॉट, क्योंकि cos 0 हो जाता है 1, या फिर VRMS IRMS। अगर आप मुझसे पूछोगे एल सर्किट या सी सर्किट कितनी पावर बर्बाद करते हैं, सी, तो मैं फेज डिफरेंस कितना रख दूंगा, दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 90। यही बताया था, फेज डिफरेंस 90 होता है, cos 90 0, तो एल सर्किट और सी सर्किट पावर बर्बाद नहीं करते, पावर आ गई 0। सही। हर सर्किट की पावर का फॉर्मूला आपको यह याद रखना है, कौन सा सर्किट कितनी पावर बर्बाद करता है। देखिए, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर रेशो होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। क्या मतलब, बताता हूं। ट्रू पावर का मतलब है आर सर्किट की पावर, और अपेरेंट पावर का मतलब है कॉम्बिनेशन सर्किट की पावर। इसके रेशो को पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला I²R लिख सकते हो, I²Z लिख सकते हो, ये कट गया, तो पावर फैक्टर आता है R/Z। पावर फैक्टर होता है R/Z, जिसे आप cos फाई भी बोल सकते हो। फाई होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये भी बोल सकते हो। तो भाई रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, अगर रेजोनेंस सर्किट है तो R बराबर तो Z हो जाता है, तो रेजोनेंस सर्किट की पावर फैक्टर क्या आ जाएगी, यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, पावर फैक्टर। फॉर्मूले याद रखना भाई, चैप्टर पूरा फॉर्मूले का, मैं फिर बता रहा हूं। अगर आप, जैसे मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तो जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उससे पहले वीडियो रोक के सारे फॉर्मूले लिख लेना, नहीं तो बेकार हो जाएगा चैप्टर। सही बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं पढ़ने का। अगर नंबर खींचने हैं, वीडियो रोक कर सारे फॉर्मूले कर लेना पहले, नहीं तो बर्बादी है, फिर फायदा क्या, फिर तो मेरी मेहनत भी बर्बाद कर रहे हो, कोई सिलेक्शन विलेक्शन नहीं। फिर क्वालिटी फैक्टर, और तुम में से बहुत लोगों को पता है कि मैं सिर्फ ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना रहा हूं, मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही चीज ध्यान रखना। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सर्किट उतना बढ़िया बिहेव करेगा, ज्यादा फ्लक्चुएशन सहकर भी खराब नहीं होगा। क्वालिटी फैक्टर किसी भी सर्किट का ज्यादा होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होता है तो करंट भी पीक पर पहुंचता है, चोटी पर। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो पीक भी ज्यादा होगी। अगर मैं आपको करंट का ग्राफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, करंट का ग्राफ बनता है नाइक का उल्टा। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से 1 और 2 में से क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा है,
तो जिसका करंट ज्यादा पहुंचा है पीक तक उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, मतलब वो सर्किट ज्यादा बढ़िया बिहेव कर रहा है। 1 का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। फॉर्मूला ये होता है क्वालिटी फैक्टर का, एक्सएल अपॉन आर या एक्सी अपॉन आर। लेकिन अगर आप रेजोनेंस बोल दोगे तो रेजोनेंस में रेजोनेंस सर्किट है तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये हो जाता है। भैया ये कहां से आ गया, मुश्किल नहीं है, एक्सएल की जगह रख देना ओमेगा एल अपॉन आर, और ओमेगा रेजोनेंस में क्या होता है 1 अपॉन रूट एल सी, एल बाय आर। सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर अच्छी चीज है, क्वालिटी फैक्टर सर्किट का ज्यादा होना चाहिए, सर्किट रेजोनेंस में होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। इन सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखते चलो, आओ। ट्रांसफॉर्मर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, मतलब इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है एक कॉइल का अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस होगा, जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा है मेरे साथ। म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं, एक लोहे का ढांचा होता है, आयरन स्केलेटन, उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग लिपटी रहती है। एक साइड होती है प्राइमरी कॉइल, एक साइड होती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी वाली साइड से आप ऑल्टरनेटिंग करंट देते हो और सेकेंडरी वाली साइड से आप लोड रेजिस्टेंस को ये दे देते हो। जैसे मैं बताता हूं, आपके घरों में एसी लगा हुआ है, एसी के साथ स्टेबलाइजर लगा हुआ है, स्टेबलाइजर स्टेबल करने वाला, या पहले लगाए जाते थे स्टेबलाइजर बहुत। जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कम आती थी और आपको ज्यादा चाहिए थी तो स्टेबलाइजर के अंदर लगा रहता है ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब मेरे एसी को चाहिए, मेरे जो एयर कंडीशनर है उसे 220 वोल्ट चाहिए और आपके पास 180 वोल्ट आ रही है, तो 40 वोल्ट कौन बढ़ाएगा? स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ ट्रांसफार्मर। और उस समय ट्रांसफार्मर करेगा स्टेप अप, ट्रांसफार्मर स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाएगा। और बाई चांस 230 वोल्ट आ गई लेकिन चाहिए हमें तो 220, यानी वोल्टेज घटानी पड़ेगी। तो वोल्टेज घटाएगा कौन? ट्रांसफार्मर। इस समय वोल्टेज घटाएगा तो वो कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज बढ़ाने वाला स्टेप अप, वोल्टेज घटाने वाला स्टेप डाउन। जो वोल्टेज बढ़ा दे वो स्टेप अप है, जो वोल्टेज घटा दे वो स्टेप डाउन है। 2 कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल है इनपुट के लिए, सेकेंडरी कॉइल है आउटपुट के लिए। मतलब प्राइमरी वाली साइड में वोल्टेज होती है वीपी, करंट होता है आईपी और पावर होती है प्राइमरी की वीआई। सेकेंडरी वाली साइड की वोल्टेज होती है वीएस आईएस और पावर होती है सेकेंडरी वाली साइड की वीआई, मतलब वीएस आईएस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देता है, सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ा देता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा होती है प्राइमरी से, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के ज्यादा होते हैं प्राइमरी से। टर्न्स ये रहे 1 2 3 1 2, तो इस वाले डायग्राम में सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा है ना, तो वोल्टेज भी सेकेंडरी की ज्यादा होगी। मतलब ये कौन से ट्रांसफार्मर का डायग्राम है? स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी की वोल्टेज घटा के पहुंचाए सेकेंडरी तक, सेकेंडरी पे वोल्टेज कम पहुंचेगी यानी नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के कम होंगे।
आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब आपके घर में 220 वोल्ट ही आ रही है, तो आप 220 वोल्ट ही आगे पहुंचा रहे हो, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे। जितनी वोल्टेज आ रही है आप आगे उतनी पहुंचा रहे हो, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर 220 आ रही है, 220 ही आगे पहुंचा रहे हो, ना वोल्टेज बढ़ाता ना घटाता, मतलब Vs बराबर Vp, नंबर ऑफ टर्न्स भी बराबर रहेंगे। ट्रांसफार्मर रेशो K से डिनोट करते हैं ट्रांसफार्मर रेशो को, सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, करंट प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। करंट उल्टा होता है, बड़ा काम का ही है ट्रांसफार्मर रेशो न्यूमेरिकल के लिए। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। क्यों? सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होती है प्राइमरी से, सेकेंडरी ज्यादा है प्राइमरी से, तो K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। स्टेप डाउन है, K की वैल्यू 1 से कम होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर है, K की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी, एग्जैक्टली 1। ठीक है भैया जी, K की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी। एक और फॉर्मूला याद रखना है अपने को, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या कह रहे हो भैया, फॉर्मूलों का ही चैप्टर है ये तो? बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूलों का ही चैप्टर है, और इजी बहुत है, न्यूमेरिकल्स बड़े आसान आते हैं इसमें, क्वेश्चन जो आते हैं। सेकेंडरी पावर अपॉन प्राइमरी पावर इंटू 100। पावर को हम लिख सकते हैं VI, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, आइडियल वाले की, ना बढ़ाता ना घटाता, सेम पहुंचा देता है, 100% होती है ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, अब सुनो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन, आराम से देखना भाई। मैं तो सलाह ये दूंगा कि पहले वीडियो रोककर पिछला सारे फॉर्मूले लिख लें, ट्रिक लिख लें, तभी ये क्वेश्चंस देखने में मजा आएगा, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही बता रहा हूं, बिल्कुल भैया की तरह सलाह दे रहा हूं, और बड़े भाई की तरह सलाह दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं जिससे सिलेक्शन हो जाए। मानो बात मेरी, वीडियो रोककर पहले सारे फॉर्मूले लिख लो, बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। क्वेश्चन मुझसे पहले कर लोगे, ये बता रहा हूं मैं आपको, बस कर लेना ये काम। कह रहा है करंट ये दे रखा है 2021, ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस। ऑल्टरनेटिंग करंट ये दे रखा है, आपको अमीटर की रीडिंग देनी है। भाई अमीटर कौन सा करंट नापता है? आरएमएस, बताया था मैंने आपको, और आरएमएस की ट्रिक बताई थी, अंडर रूट लगाओ, जिसके साथ साइन और कॉस लिखा हो उसको स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो। इसके साथ भी कॉस लिखा है, I2 स्क्वायर बाय 2। है कोई ऑप्शन? √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड ऑप्शन आ गया। ट्रिक से देख लो कितनी जल्दी हो गया, नहीं तो पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता, ये ट्रिक से कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ओहो ओहो, 2021 का ही है ये भी। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज मैच करना है, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस किसमें? आर सर्किट में। भाई आर सर्किट में फेज डिफरेंस तो 0 होता है भाई, फेज डिफरेंस 0, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव मतलब एल में फेज डिफरेंस 90 होता है, एल सर्किट में 90 होता है, वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे। π/2 करंट लीड्स वोल्टेज, नहीं, π/2 करंट लैग्स वोल्टेज, बिल्कुल सही, बी का थर्ड। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली कैपेसिटिव सी सर्किट, सी सर्किट में करंट लीड करता है, तो बचा हुआ फोर्थ ही है। फेज डिफरेंस बताना है करंट और वोल्टेज का एलसीआर में, ये रहा फोर्थ। ए का सेकंड ये नहीं है,
बाकी सब में ए का सेकंड ही है। बी का थर्ड ये नहीं है, बी का थर्ड इन दोनों में है। सी का फर्स्ट ये नहीं है, ये पूरा मैच हो गया। फोर्थ ऑप्शन आराम से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इसके, मैं बार बार बता रहा हूं। एक और 2021 का ही देख लो। सर्किट कैपेसिटिव दे रखा है, सी सर्किट, वोल्टेज ये दे रखी है, फेजर डायग्राम बनाना है। तो भाई सी सर्किट का तो हम जानते हैं, सी सर्किट में वोल्टेज से आगे होता है करंट। कितना आगे होता है? 90 डिग्री। वोल्टेज से आगे होता है करंट, थर्ड ऑप्शन सी सर्किट में। अगला क्वेश्चन 2022 का आया हुआ क्वेश्चन। रेजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम, ठीक है, इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग रेट। अच्छा, ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आर 40 ओम है, वोल्टेज मतलब आरएमएस ही मानूंगा मैं तो, 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम। और भाई बहुत बार आता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि करंट मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, या जीरो से आरएमएस तक पहुंचेगा कितना टाइम लगेगा, या जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचेगा कितना टाइम लगेगा। जरा सीख लो। करंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब आई की जगह आई नॉट रख दूं, मैक्सिमम तो आई नॉट ही होता है। देख लेता हूं कितना टाइम लगेगा। साइन 1 कब आता है? 90 डिग्री पर। साइन 1 आता है 90 डिग्री पर, यानी ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2, तो कितने टाइम पर मैक्सिमम पहुंचेगा? पाई बाय 2 ओमेगा। मैक्सिमम तो इतने टाइम में पहुंचेगा, लेकिन आरएमएस कितने टाइम में पहुंचेगा? अब सेम फॉर्मूले को मैं आरएमएस के लिए यूज कर रहा हूं, आई की जगह लगा रहा हूं आई नॉट बाय रूट 2, क्योंकि आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आई नॉट बाय रूट 2। इससे मुझे पता लग जाएगा आरएमएस तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। आई नॉट से आई नॉट कट गया, 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री पर, यानी ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 4। तो कितने टाइम पे पहुंच गया? पाई बाय 4 ओमेगा, पाई बाय 4 ओमेगा। मैक्सिमम इतने टाइम पे था, आरएमएस इतने टाइम पे है, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा? यही तो बोला उसने कि मैक्सिमम से आरएमएस पहुंचने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम से आरएमएस पहुंचने में कितना टाइम लगा, यही तो क्वेश्चन है उसका। चलो अब बताते हैं इसे। देखिए, तो टाइम लगा पाई बाय 2 ओमेगा माइनस पाई बाय 4 ओमेगा, मैक्सिमम से आरएमएस पहुंचने का टाइम। एलसीएम ले लेते हैं हम यहां पे, 4 ओमेगा ऊपर आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई, यानी पाई बाय 4 ओमेगा। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई न्यू, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 8 इंटू 50, 8 पंजे 40, 400। अब 1/4 का मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25, और 2 जीरो ऊपर पहुंच गई 10 की पावर -2। अब हमारे पास जो आंसर है 0.25 है, लेकिन हमारे में 10 की पावर -2 भी है, तो ये तो नहीं है, 2.5 भी नहीं है। सेकंड, मिली सेकंड में आ सकता है, देख लेते हैं। मिली सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिली सेकंड में लाने के लिए एक पॉइंट और जीरो लगा दिया, तो पीछे भी -2 की जगह क्या बन जाएगा? -3। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगाएंगे, तभी बात बनेगी हमारे पास।
सॉरी 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 सॉरी, देखो एक पॉइंट पीछे शिफ्ट करेंगे तो 2.5 बनेगा, तो -3 आ जाएगा। -3 को बोलते हैं मिली सेकेंड, तो आ गया 2.5 मिली सेकेंड, ऑप्शन 1 आ गया। 2.5 मिली सेकेंड, ऑप्शन 1 आ गया। 2022 का आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। When you walk through a metal detector carrying a metal object in your pocket, it raises an alarm. This phenomena works on. अगर आप मेटल डिटेक्टर के अंदर से जाते हो और आपकी जेब में कुछ मेटल का पड़ा हुआ है तो उसमें अलार्म बजने लगता है, ये किस फिनोमेना में काम करता है? इसका फिनोमेना है रेजोनेंस। जो मेटल डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी है वो आपके सिक्के या जो भी मेटल की चीज है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर हो जाती है, और बराबर होते ही करंट फ्लो करने लगता है, रेजोनेंस, मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगता है तो अलार्म बजने लगता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है इसका रेजोनेंस। ध्यान रखना कि आपके जेब में पड़े हुए मेटल्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो ये होता है आपके पास रेजोनेंस। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी है, इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ये वोल्टेज है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैक्सिमम करंट निकालना है। तो भैया ये हो गई वोल्टेज दे रखी है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गई 36, क्योंकि होता है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट हो गई 36, ओमेगा हो गया 120 पाई, ओमेगा टी होता है ना। और आपको मैक्सिमम करंट मतलब I नॉट निकालना है, ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई आर। सी सर्किट है तो आर की जगह एक्स ही आएगा, और आई नॉट निकालना है तो वी नॉट लेना पड़ेगा। वी नॉट की जगह 36, आई नॉट निकालना है, एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी, ओमेगा मतलब 120 पाई, और सी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 150 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 150 माइक्रोफेरेड। इसे इधर शिफ्ट कर दो, 36 इंटू 120 पाई इंटू 150 10 की पावर -6 इज इक्वल्स टू आई नॉट। अगर आप ऑप्शंस में देखो तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। हमारे पास ऑप्शन में √2 आ रहा है 3 ऑप्शन में, और मेरे पास √2 कहीं भी नहीं आ रहा, रूट में तो कहीं भी नहीं आ रही सिचुएशन, तो कौन सा आंसर मैच करेगा, 2 एम्पियर। सॉल्व करके भी यही आता है, सॉल्व करके भी 2 एम्पियर ही आता है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द गिवन ग्राफ चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर कर्व ए एंड कर्व बी। कर्व ए और कर्व बी के लिए बताओ कौन सा बेस्ट रहेगा। ये डायरेक्टली बढ़ रहा है, डायरेक्टली मैंने तो देखा था भाई, एक्सेल बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेल बढ़ता है, क्योंकि एक्सेल होता है ओमेगा एल यानी 2 पाई न्यू एल, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाए थे। इसका मतलब कर्व बी तो जरूर एक्सेल होना चाहिए, कर्व बी आर नहीं, कर्व बी जेड नहीं, कर्व बी आर नहीं, कर्व बी एक्सेल होना चाहिए, और कर्व ए एक्सी होना चाहिए। एक्सी का ग्राफ बनवाया था मैंने ऐसे, तो कर्व ए एक्सी होना चाहिए। आ गया आंसर, आ गया, जो आपने पढ़ा एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हो गया। फिर आ गया ये क्वेश्चन, आरएमएस करंट बताना है, तो आप फिर से जानते हो आरएमएस करंट पूछ लिया, आई रूट के अंदर IA² प्लस IB²/2, रूट के अंदर IA² प्लस IB²/2 आ गया। थर्ड हमारे पास आरएमएस करंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 2025 का क्वेश्चन आ जाओ। इससे एक चीज और याद आई मेरे को, एक ना चीज और याद रखना, आपको बता रहा हूं, वॉटलेस करंट।
वॉटलेस करंट जिसे मेंटेन करने के लिए पावर नहीं चाहिए होती, ऐसा करंट जिसे मेंटेन करने के लिए पावर नहीं चाहिए होती, वॉटलेस, पावरलेस। कौन से सर्किट की पावर जीरो होती है? एल सर्किट की और सी सर्किट की। एल सर्किट और सी सर्किट की पावर जीरो होती है, तो इसका मतलब एल सर्किट और सी सर्किट में जो करंट दौड़ता है वो कौन सा करंट होता है? वॉटलेस करंट। एल और सी में जो करंट दौड़ता है वो वॉटलेस करंट होता है, वॉटलेस करंट। उसे मेंटेन करने के लिए पावर नहीं चाहिए होती, पावर जीरो होती है। कौन से सर्किट में बच्चों? वॉटलेस करंट में पावर जीरो होती है, जीरो। वॉटलेस करंट का फॉर्मूला होता है आई वॉटलेस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस साइन फाई। फाई वही फेज डिफरेंस। वॉटलेस करंट का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस साइन फाई। चलो, अरे कहां गया वो क्वेश्चन? चलो 2025 के क्वेश्चन पे लौटते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट, यानी आई नॉट है 100√2 साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा है 100 पाई। अब आगे पढ़ते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी। अरे क्या 2025 में टुच्चा क्वेश्चन दिया है। आई आरएमएस तो आप जानते हो, आई आरएमएस का फॉर्मूला है आई नॉट बाय √2। चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है। आई नॉट की जगह मैं क्या लिख दूं? आई नॉट की जगह मैं लिख दूं 100√2 अपॉन √2, यानी आई आरएमएस हमारे पास कितना आ गया? आई आरएमएस हमारे पास आ गया 100। आई आरएमएस आ गया हमारे पास 100, तो एक ही ऑप्शन 100 है भाई, 100, बाकी तो कोई भी नहीं है। और वो भी निकाल के देख लो, अगर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ओमेगा दे रखा है 100 पाई, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, पाई से पाई कट गया, 2 से 100 कट के 50 आ गया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई, 50 हर्ट्ज। 2018 का क्वेश्चन, वोल्टेज दे रखी है E इज इक्वल्स टू दिस और करंट दे रखा है ये। क्या पूछ रहा है ये हमसे? इन वन साइकिल ऑफ ऑल्टरनेट करंट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। पावर निकालनी है और वॉटलेस करंट। पहले पावर निकाले। पावर का फॉर्मूला होता है हाफ V नॉट आई नॉट कॉस फाई। V नॉट 100, ये रहा देखो, V इज इक्वल टू V नॉट। आई नॉट 20 कॉस फाई, फाई कितना है? पाई बाय 4। इसे काटो यहां से 10,000, कॉस 45 होता है 1/√2, 1000/√2, एक ही ऑप्शन में है 1000/√2। ठीक है, लेकिन वॉटलेस करंट भी बता देता हूं मैं आपको। आई वॉटलेस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस साइन फाई। अब आई आर एम एस क्या लिख सकता हूं मैं? आई नॉट बाय √2, यानी 20/√2, फाई है 45, साइन 45 होता है 1/√2, √2 2, तो 2 से 20 को काटो, कितना आ गया? 10। तो ये रहा आई आर एम एस, आई वॉटलेस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस साइन फाई। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन देखो। अ सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये रहा। T सेकेंड गिव्स फेज डिफरेंस π/4, फेज डिफरेंस π/4 है। वोल्टेज दे रखी है, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट दिस। ठीक है, अब आपके पास ये कह रहा है फेज डिफरेंस π/4 है, तो इनमें से कौन सा बेस्ट बैठेगा? अच्छा, निकाल के देखना पड़ेगा भाई। 10 फाई होता है अपने पास XL माइनस XC अपॉन R। हाँ जी, ठीक है। अब निकाल के देखना पड़ेगा। फाई तो फिक्स है π/4, 10 π/4 की मतलब 1045 की वैल्यू 1।
आर इधर ले जाऊं, आर इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी, है ना। अब जोन सा भी सूट बैठेगा वो सही है। पहले आर और सी सर्किट है, आर सी सर्किट, मतलब एल हटा दूं तो आर बराबर एक्सी आना चाहिए। आर बराबर क्या आना चाहिए, एक्सी। आर की वैल्यू है, एक्सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। आर की वैल्यू है 1000, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये रहा ओमेगा टी, यानी ओमेगा हो गया 100। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफेरेड, 10⁻⁻6। भैया 2 जीरो अगर यहां से चली भी गई तो ये 1000 है, 2 जीरो यहां से चली गई, -4 बचेगा, -4 ऊपर जाके 4 जीरो आएगी। भाई बराबर नहीं आ रहा, पहला बराबर नहीं आ रहा। एक और आरसी सर्किट है, चौथा। पहले आरसी चेक कर लूं, आर इज इक्वल्स टू एक्सी, एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। आर कितना दे रखा है, 1 किलो ओम यानी 1000, ओमेगा कितना है 100, सी की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10⁻⁻6। 3 जीरो से 3 जीरो कट के -3 बचेगा, ऊपर +3, आ गया आंसर, मैच हो गया आरसी सर्किट। पहले मैंने आरसी वाले मैच कर लिए थे, अगर ये ना मैच होता मैं आरएल वाला करता। अब आरएल वाले में क्या लिखता, आर बराबर एक्सएल, आर बराबर एक्सएल, सी हटा देता ना। तो मैंने फेज, ये क्वेश्चन रिपीट कर लेना, थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाके एक बार रिपीट कर लेना मैंने क्या क्या किया है, कर लेना प्लीज। 2022 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से सुनते हैं। सीरीज एलआर सर्किट में एक्सएल बराबर आर है, अच्छा, पावर फैक्टर P1 है। When capacitor with capacitance XC such that XL is equals to XC is put in series, the power factor becomes P2। अच्छा अच्छा, पहले LR सर्किट था तो पावर फैक्टर था P1। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं R/Z, Z का फॉर्मूला हम जानते हैं √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। पावर फैक्टर की जगह P1 लिख दिया, R की जगह R ही लिख दिया, R²। LR सर्किट है और जिसमें XL की वैल्यू R के बराबर है, मतलब XL की जगह R रख दो, C मत लो क्योंकि सिर्फ LR सर्किट है, C नहीं है। तो आ गया R² प्लस R², 2R², R बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया रूट के, तो 1/√2 आ गया P1 की वैल्यू। अब कह रहा है P2 पे चलो, अब आपने C भी लगा दिया, C भी लगा दिया, देखो कैपेसिटेंस भी लगा दिया, पावर फैक्टर इस समय P2 हो गया, लेकिन XL बराबर XC, ओहो रेजोनेंस, XL बराबर XC क्या होता है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भैया ने सिखाया पावर फैक्टर कितना आता है, 1, यूनिटी सिखाया था अभी पीछे। उस हिसाब से P1/P2 निकालना है आपको, P1/P2। तो P1 की वैल्यू तो आ गई 1/√2 और P2 की वैल्यू 1 है, तो 1/√2 इज द आंसर, सेकेंड ऑप्शन। 1/√2 इज द आंसर, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। बल्ब एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन AC सप्लाई, अ डाइलेक्ट्रिक is then placed between plates of capacitor। बल्ब के साथ आपने, ये बल्ब है, इसके साथ आपने कैपेसिटर लगा दिया और AC सप्लाई लगा दी, AC सप्लाई। आपने कैपेसिटर के अंदर आपने प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। भाई जब भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो मैंने आपको सिखाया है, पहले कैपेसिटेंस होता है ε0 A/D और डाइलेक्ट्रिक डालते ही हो जाता है K ε0 A/D। मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया भाई, बढ़ गया। अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया तो रुकावट 1/ωc, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो रुकावट हो गई कम, करंट के रास्ते में रुकावट हो गई कम, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी बच्चों, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी।
तो द ग्लो ऑफ बल्ब इंक्रीजेस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ग्लो ऑफ बल्ब इंक्रीजेस, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई आरएमएस थ्रू रजिस्टर, एक सर्किट दे रखा है, आपको आई आरएमएस निकालना है, करंट आरएमएस का निकालना है, निकलेगा निकलेगा निकलेगा। वी आरएमएस दे रखा है, अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूं तो V इज इक्वल्स टू आई जेड, आई जेड, वी आरएमएस आई आरएमएस, वी आरएमएस 200√2, आई आरएमएस निकालना है, जेड की जगह √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, 200√2 आई आरएमएस आर स्क्वायर। अब आर कितना दे रखा है जी, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, XL माइनस XC, 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 इज 100 का स्क्वायर, 200√2 आई आरएमएस। बच्चों 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 2 इंटू 100 स्क्वायर, 2, तो 100 स्क्वायर का तो 100 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 रह जाएगा, √2 से √2 कट गया, 2 0 से 2 0 गई, आई आरएमएस आ गया 2। इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद हैं आपको सारे, कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा, पूरे नंबर मिल रहे हैं फिर तो। 31 2024 का आया हुआ क्वेश्चन, 24 का आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच करना है। ओके, प्योरली सी सर्किट, भाई सी सर्किट में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होती है, करंट 90 डिग्री आगे होता है। ये रहा भाई, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे है, ये तो साथ ही मैच कर गया भाई, प्योरली सी सर्किट। ए का फर्स्ट, ए का फोर्थ नहीं चलेगा, ए का फोर्थ नहीं चलेगा, अभी ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, दो ऑप्शन बच रहे हैं। एल सर्किट प्योरली इंडक्टिव, एल सर्किट में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे, ये रहा वोल्टेज आगे करंट पीछे 90 डिग्री का। बी का फोर्थ, बी का इसमें भी फोर्थ है, बी का इसमें भी फोर्थ है। एलसीआर रेजोनेंस में, रेजोनेंस का मतलब तो आर हो गया, और आर में वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं, यानी सेकंड, सेकंड वोल्टेज और करंट देख लो सेम फेज में, सेम फेज में, सेकंड, तो यानी सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड इसमें है, इसमें, ये नहीं है, सिंपल, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2024 ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 80% है, ठीक है, वेरी गुड, वर्क्स एट 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पे काम कर रहा है वो, और पावर है 4 किलोवाट, सेकेंडरी वोल्टेज है 240 वोल्ट, सेकेंडरी करंट बताना है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला था पावर सेकेंडरी अपॉन पावर प्राइमरी इनटू 100, एफिशिएंसी 80 दे रखी है, सेकेंडरी की पावर को लिख सकता हूं VI, और प्राइमरी की पावर डायरेक्ट दे रखी है 4 किलोवाट, यानी 4000 वाट, 2 0 से 2 0 गई, ठीक है, इसे इधर शिफ्ट कर दो, 8 चौक 32, 3200 आ गया। VS IS, VS कितना है 240, IS निकालना है, 0 से 0 गया, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 40/3 इज इक्वल्स टू IS, 40/3 का मतलब हो गया 13.333, सेकेंडरी करंट आ गया आपके पास 13.33333, ये हमारे पास आंसर आ गया सेकेंडरी का 13.333। आई होप ये चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मेरी मेहनत अगर सही लग रही है, लग तो रही नहीं तुम्हें, लाइक वाइक कुछ नहीं करते, कमेंट में कुछ नहीं लिखते, बंद कर दूंगा वीडियो बनाना, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है, इतना काम कर दिया करो जो मोटिवेशन मिले, वीडियो देखकर इतना सा काम जरूर कर दिया करो कि आप कमेंट में लिखकर और थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ,
हर एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, पूरी फर्स्ट बुक कंप्लीट आने को हो गई, 12th की फर्स्ट बुक कंप्लीट होने को हो गई, खाली ईएम वेव बचा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छोटू सा चैप्टर, टुच्चा सा चैप्टर, खत्म हो गई ये फर्स्ट बुक। पढ़ते रहो ढंग से, ध्यान रखो अपना।